जय माता की साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे माता वैष्णो रानी की पावन यात्रा। इस पावन यात्रा को हम कटरा से लेकर भवन तक पैदल पूरा करेंगे। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। और यात्रा के बीच में पड़ने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में भी जानेंगे। माता रानी का ये भवन हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है और यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो मनोकामना मांगी जाती है, माता रानी उस मनोकामना को पूर्ण करती है। तो इसलिए यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु या तो मनोकामना मांगने के लिए या फिर अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद माता रानी का धन्यवाद करने के लिए आते हैं। माता रानी के प्रति भक्तों की श्रद्धा आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ लोग तो इस यात्रा को लेट कर पूरा करते हैं ताकि माता रानी उनकी मनोकामना को जल्दी पूरा करे। इस महिला के श्रद्धा के इस भाव को मैं दिल से नमन करता हूँ। माता रानी का ये भवन इतना प्रसिद्ध क्यों है और इसके पीछे क्या कथा है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। फिर भी मैं आपको कथा के बारे में बता देता हूँ। हिंदू पुराणों में बहुत सारी कथाएं माता वैष्णो देवी के बारे में प्रचलित है, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित कथा के बारे में बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि कटरा के समीप हंसाली नामक गाँव में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बेहद गरीब था। एक बार उसने अपने घर पर 9 कन्याओं को जीवने के लिए बुलाया। कन्या जीवने के बाद वापस चली गई, लेकिन उनमें से एक कन्या जो माता वैष्णवी का रूप थी वो श्रीधर के घर पर ही रह गई और उन्होंने श्रीधर से अनुरोध किया कि आप सारे गांव के लिए भंडारे की व्यवस्था कीजिए और आसपास के गांव में भी न्योता दे दीजिए। श्रीधर ने कहा, माता रानी मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता। माता रानी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बस आप भंडारे का निमंत्रण दिए आइए। जब श्रीधर भंडारे का निमंत्रण देने के लिए गया आसपास के गाँव में, तो बीच में बाबा गोरखनाथ का आश्रम भी था, जहाँ पर बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य भैरवनाथ के साथ रहते थे। श्रीधर ने बाबा गोरखनाथ को भी अपने शिष्यों के साथ भंडारे में आने का निमंत्रण दे दिया। भंडारे का समय नज़दीक आ गया, लेकिन जो श्रीधर था वो भंडारे के लिए ज़रूरी सामग्री जुटा नहीं पाया और माँ से प्रार्थना करने लगा कि हे माँ मेरी लाज बचा लीजिए, और माँ के जो ध्यान में लीन हो गया। इधर भंडारे का समय नज़दीक आ गया और गाँव वाले श्रीधर की कुटिया पर पहुँचने लगे। गाँव वाले के साथ साथ बाबा गोरखनाथ भी अपने शिष्य भैरवनाथ के साथ श्रीधर की कुटिया पर आ पधारे। श्रीधर माँ के ध्यान में लीन था और इधर माँ वैष्णवी जो थी वो भंडारे के आयोजन को उन्होंने संभाल लिया और जितने भी श्रद्धालु आ रहे थे या गाँव वाले आ रहे थे उनको वो भंडारा खिला रही थी। लेकिन भंडारे के दौरान सात्विक भोजन जो दिया जा रहा था, भैरवनाथ ने उस पर क्रोध व्यक्त किया और उसने कहा मुझे तो मांस चाहिए। माता वैष्णवी ने कहा कि ये भंडारा है और यहाँ पर सिर्फ सात्विक भोजन ही मिलेगा। इससे भैरवनाथ नाराज हो गया और माता के पीछे दौड़ पड़ा। माता रानी उसके कपट को जान गई और वायु के रूप में त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी। इसके बीच में दोस्तों क्या क्या हुआ और कैसे भैरवनाथ का वध हुआ, इसके बारे में दोस्तों आप यात्रा के साथ साथ जान पाएंगे। मैं आपको यात्रा के बीच में पड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जैसे कि बाण गंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, माता रानी का भवन और भैरवनाथ का मंदिर, इनके पीछे जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनके बारे में मैं आपको यात्रा के साथ साथ बताता चलूँगा। आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और यात्रा का वर्चुअल आनंद लीजिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। तो प्रेम से बोलो जय माता की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
क्या चार्ज होता है भैया आपका ये? 50 फुल बॉडी कारों की 50 फुल बॉडी, कारों की 30। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अर्धकुंवारी के बाद दोस्तों आपको बंदरों की तादाद काफ़ी मिलेगी दोनों रास्तों पर, चाहे वो नया है चाहे पुराना। आपको दोनों रास्तों पर काफ़ी संख्या में बंदर मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ वैल्यूएबल ना रखें, खासकर खाने की चीज़ें। आप कितना ही ध्यान रख लेना, आपके हाथ से छीन के भाग जाएंगे। बंदर के साथ आइसक्रीम शेयर करके कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी आइसक्रीम चली गई है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि माँ भगवती की वैष्णो देवी यात्रा आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं और किस तरह से इसके लिए ज़रूरी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 साल से लगभग कोरोना के कारण काफ़ी दिनों से लोग घरों में थे और अब धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस खुलने लगी हैं, तो लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक पावन यात्रा है और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो अगर आप इस यात्रा को आसानी से करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी पहले से करें और जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंगली तमाम बुकिंग्स को पहले से ही करके रखें। आपको इससे काफ़ी इजी हो जाएगा और आप यात्रा आसानी से पूरी कर पाएंगे। तो दोस्तों ज़रूरी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं यात्रा पर्ची से। माँ भगवती की वैष्णो देवी यात्रा के लिए सबसे पहले आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आप श्री माता वैष्णो देवी की जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं और माता वैष्णो देवी की जो प्ले स्टोर पर ऐप है आप उसको भी डाउनलोड करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप इनके ऑफिस से, जो कि कटरा मेन चौक के पास में 1 नंबर बस स्टैंड के पास है, अगर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तो हो सकता है वहाँ आपको काफ़ी भीड़ मिले और आपको लंबी लाइन में लगना पड़े। तो बेहतर यही होगा कि आप इसको घर बैठे आप डाउनलोड कर लें और पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन और डेट फिक्स करके अपनी जो है यात्रा पर्ची को निकाल लें। मैं हूं दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिस के बिल्कुल ठीक सामने। यात्रा शुरू करने के लिए आपको यहां से यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ेगी। अगर आप यहां से यात्रा पर्ची नहीं निकलवाना चाहते तो ये आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल भी है। आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की साइट पर जाना होगा और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहां से पर्ची लेने के लिए आप मेरे पीछे लिखे बोर्ड पर देखिए, सभी परिवार के सदस्यों या ग्रुप के सदस्यों को लाइन में लगना होगा और यह पर्ची यहां से लेने के बाद सिर्फ 6 घंटे तक ही वैलिड रहेगी। आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा पोस्ट को क्रॉस करना होगा। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही करा लें। ये ऑफिस बिल्कुल मेन चौक के साइड में है और 1 नंबर बस स्टॉप की तरफ है। इसके अलावा अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जब आप कटरा होटल पहुंचेंगे तो आप होटल मालिक से रिक्वेस्ट कर लें, वो भी आपको ऑनलाइन पर्ची निकाल कर दे देगा। कटरा में बहुत सारे होटल मालिक हैं जो बाणगंगा तक ड्रॉपिंग और पिकिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वो आपके रूम रेंट के साथ ही शामिल होती हैं। कटरा में बहुत सारे होटल हैं, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। अगर आप पहले से किसी होटल के बारे में जानते हैं तो आप उसको पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें। इसके अलावा अगर आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के होटल्स में रुकना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 2 महीने पहले से बुकिंग करा के रखनी होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको पहले से बुक करा के रखते हैं या आप एडवांस लेना चाहते हैं। काफ़ी सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट हैं जैसे booking.com और oyo.com, इन पर भी काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहे वैसे होटल बुक कर सकते हैं। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, हम दिल्ली से कटरा पहुंचे थे जिंग बस के द्वारा। जिंग बस की जर्नी का एक अलग से एपिसोड दोस्तों मैंने बनाया हुआ है और आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख पाएंगे। दोपहर को दोस्तों हम लोग अपने होटल के रूम में पहुंचे और कुछ देर आराम किया। अभी दोस्तों हम दोपहर में थोड़ा फ्रेश हुए हैं और थोड़ा बहुत आराम किया है। अब हम शाम को यात्रा के लिए निकलने वाले हैं और अपनी यात्रा हम 5 बजे करीब यहाँ से शुरू करेंगे। मैं हूँ दोस्तों इस वक्त कटरा के बिल्कुल मेन चौक के बीचों बीच और आप सामने देख रहे हैं ये वाला रोड जो है 1 नंबर बस स्टॉप की तरफ जाता है
और ये है बाणगंगा रोड। बाणगंगा रोड अगर आप वैष्णो के लिए जाते हैं तो आपको अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ करनी होगी। और ये जो रोड पीछे की तरफ जाता है ये बिल्कुल मेन बाज़ार वाला रोड है, ये भी बाणगंगा निकल जाता है। अगर आपको कोई भी ख़रीदारी करनी है तो इस मेन बाज़ार रोड से होके जाइए और यहाँ की रौनक आपको शाम को 8 बजे के बाद देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों सामने जो लेफ़्ट साइड वाला रोड है, जो लेफ़्ट से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो है कश्मीर रोड। इस पर भी थोड़ी सी मार्केट है, लेकिन वो मेन बाज़ार रोड के मुकाबले में काफ़ी कम है। और इसके राइट साइड में दोस्तों मेन रोड है जो जम्मू से आता है। ये रोड सीधा कटरा चौक पे आके मिलता है। तकरीबन बाहर से आने वाले टूरिस्ट इसी रोड से आते हैं। दोस्तों बाहर से आने वाले यात्री अक्सर अच्छे खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा खाना किस जगह पर मिलेगा। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ और अक्सर हम ढाबा टाइप रेस्टोरेंट पर ही खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ मेन बाजार में कई तरह के ढाबे और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन कुछ ढाबे मार्केट में थोड़ा अंदर की साइड भी हैं, जिनके खाने की क्वालिटी और स्वाद दोनों ही काफ़ी बेहतर हैं। अक्सर लोग मार्केट के नज़दीक वाले ढाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ देखकर उनको लगता है कि यहाँ पर काफ़ी डिमांड है तो यहाँ पर खाना अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों अक्सर ऐसा नहीं होता, कई बार ऊंची दुकान और फीके पकवान भी होते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने मेन बाजार में कई ढाबे ट्राई किए, लेकिन हमें जो सबसे अच्छा खाना लगा वो लगा प्रेम लाहौरी वैष्णो ढाबे का। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ना तो ज़्यादा भीड़ है और खाने की क्वालिटी आप देख सकते हैं। खाने की क्वालिटी काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी अच्छी है। खाने का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। हमने यहाँ पर 2 बार खाना खाया और दोनों ही बार हमें इनसे कोई शिकायत नहीं हुई। अगर आप भी कभी यहाँ आते हैं तो यहाँ का खाना आप ट्राई कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम माता जी के दर्शनों के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। होटल वाली गाड़ी ने दोस्तों हमें बाणगंगा से थोड़ा पहले अपनी ही एक दुकान के आगे छोड़ दिया, जहाँ से वो दुकानदार हमें पूजा सामग्री और चुन्नी वगैरह लेने के लिए फोर्स करने लगा और हमें समझाने की कोशिश करने लगा कि आपको ये आगे भवन पर नहीं मिल पाएंगी। लेकिन दोस्तों वाकई में ऐसा है नहीं, और प्रसाद सामग्री और भेंट सामग्री चुन्नी वगैरह सब भवन के आसपास श्राइन बोर्ड की भेंट सामग्री वाली दुकान पर मिल जाती हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी अपनी भेंट सामग्री ले सकते हैं, लेकिन ये आपको अगले 12 किलोमीटर तक उठानी पड़ेगी और अब मर्जी आपकी है। हम थोड़ा सा पैदल चलकर बाणगंगा के एंट्री गेट के पास पहुंच गए। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बाणगंगा के एंट्री गेट पर। यहाँ ये फ्रिस्किंग पॉइंट है, यहाँ आपके सामान की चेकिंग होगी, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। यात्रा के मुख्य मार्ग पर बना हुआ ये पहला प्रवेश द्वार काफ़ी भव्य और आकर्षक है। यह देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इस पॉइंट पर दोस्तों यात्रियों की और यात्रियों के सामान की एक्सरे जांच होती है। हम दोस्तों अपनी और अपने सामान की जांच कराकर अंदर की तरफ आ चुके हैं और हमारी यात्रा पर्ची और हमारे जो वैक्सीनेशन के डॉक्यूमेंट्स थे अभी किसी ने चेक नहीं किए हैं, क्योंकि शायद भीड़ कम होने की वजह से यात्रियों को ऐसे ही जाने दिया जा रहा है। प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद थोड़ा सा आगे चलकर नया रास्ता जो ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है वो निकलता है। इस रास्ते पर दोस्तों काफ़ी काम चल रहा है और काफ़ी वीरानी सी भी है। मुझे यहाँ पर कोई भी यात्री यहाँ से जाता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो हम लोग भी पुराने रास्ते से ही अर्धकुंवारी तक का सफ़र तय करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है बाणगंगा का। बाणगंगा का महत्व इसलिए है क्योंकि जब भैरवनाथ माँ वैष्णवी के पीछे पड़ा हुआ था और जब माँ त्रिकुटा पर्वत की तरफ जा रही थी तो माँ वैष्णवी की मदद करने के लिए वहाँ हनुमान जी आ पधारे। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि मुझे प्यास लगी है। माँ ने कहा तुम पानी पी कर आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगी। लेकिन हनुमान जी माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। तब माता रानी ने यहाँ पर अपने धनुष से बाण चलाकर गंगा को अवतरित किया और तब हनुमान जी ने उससे प्यास बुझाई। गंगा के अवतरित होने के बाद माँ गंगा ने
माता वैष्णवी से कहा, हे माँ, आप मुझे भी छूकर धन्य कीजिए। तब माता रानी ने माँ गंगा के कहने पर यहाँ अपने केश धोए थे। इसलिए इस जगह का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। श्रद्धालु लोग यहाँ स्नान करके अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। इस पुराने मार्ग पर ही काफ़ी चहल पहल रहती है दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी सारे दुकानें भी हैं। यहाँ पर आपको अपनी यात्रा से संबंधित हर प्रकार के सामान की कोई ना कोई दुकान ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर सभी मेन पॉइंट्स पर प्रीपेड काउंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर आप पेमेंट करके घोड़ा, पालकी और पिट्ठू ले सकते हैं। अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग रेट फिक्स किए गए हैं। ये सभी प्रीपेड काउंटर्स माता रानी श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए हैं। हमें थोड़ी सी प्यास लगने लगी थी, तो हमने यहाँ पर प्यास बुझाने के लिए गन्ने का रस पीने का फैसला किया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्यास बुझाने के लिए गन्ने का जो रस है वो एक सर्वोत्तम लिक्विड है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे दुकानदारों ने भवन के रेप्लिका टाइप बना लिए हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप भवन के अंदर माता रानी की पिंडियों के बराबर में बैठे हैं और आप यहाँ पर अपनी काफ़ी खूबसूरत तस्वीर खिंचवा सकते हैं। ये रेप्लिका देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, आप ऐसा तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पुरानी यात्रा मार्ग का महत्व इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप माता रानी की चरण पादुका के दर्शन चरण पादुका मंदिर के गर्भगृह में कर पाएंगे। चरण पादुका मंदिर का महत्व इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भैरवनाथ माँ वैष्णवी के पीछे पड़ा था, तो माँ वैष्णवी एक पल के लिए यहाँ पर रुकी थी और उन्होंने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। आज भी जिस चट्टान पर वो रुकी थी, उस पर उनके चरणों के निशान मौजूद हैं, जो मंदिर के गर्भगृह में स्थित हैं। चरण पादुका मंदिर से पहले इच्छापूर्ण मंदिर भी पड़ता है, जहाँ पर आप माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बाणगंगा के बाद ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पुराने वाला रास्ता और एक है ताराकोट वाला नया रास्ता। ज़्यादातर लोग पुराने रास्ते से ही जाते हैं, क्योंकि इसी रास्ते पर चहल पहल थोड़ी ज़्यादा होती है और इस पर रौनक रहती है। ताराकोट वाला जो नया रास्ता है वो थोड़ा लंबा भी है और काफ़ी सुनसान भी है, जिस पर अभी भी कई जगह काम चल रहा है। तो जो रौनक इस पुराने वाले रास्ते पर है वो नए रास्ते पर नहीं है, तो इसीलिए हमने ये पुराने वाला रास्ता ही चुना है और हम इस पुराने वाले रास्ते से ही ऊपर जा रहे हैं। यात्रा मार्ग के बीच में दोस्तों आपको काफ़ी सारे ढोल वाले मिलेंगे, जिनके ढोल की आवाज़ सुनकर भक्तों का जोश काफ़ी बढ़ जाता है। ढोल की आवाज़ और माता रानी के जयकारा के साथ साथ भक्तों का माता रानी के भवन तक का ये सफ़र दोस्तों यूं ही आगे बढ़ता रहता है। अब हम चरण पादुका मंदिर पहुंचने वाले हैं। सामने आप ये भव्य मंदिर देख भी सकते हैं। दोस्तों, यही वो चरण पादुका मंदिर है जो अगर आप नए रास्ते से आते तो देख नहीं पाते। तो पुराने रास्ते का जो महत्व है वो इस चरण पादुका टेम्पल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यात्रा करते करते थकान महसूस कर रहे हैं, तो अर्धकुंवारी से पहले आपको काफ़ी सारी मसाज की शॉप मिल जाएंगी, जहाँ पर फुल बॉडी के 50 रुपीज़ और पैरों की मसाज के लिए 30 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। क्या चार्ज होता है भैया कोई? 50 फुल बॉडी पैरों की 50 फुल बॉडी, पैरों की 30। चरण पादुका मंदिर के पास ही यहाँ कोने में एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप कटरा शहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। शाम अब धीरे धीरे
ढलने लगी है और हवा भी ठंडी होती जा रही है। दोस्तों हमने 5 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। काफ़ी तेज़ धूप थी नीचे और काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं हवा ठंडी होती जा रही है। तो बेशक गर्मी है, लेकिन आप अपने लिए एक हल्की जैकेट ज़रूर कैरी करें। अगर आप रात को ऊपर रुकना चाहते हैं तो एक हल्की जैकेट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ऊपर के टेम्परेचर में और नीचे के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है। इसलिए एक हल्की जैकेट, बेशक कितनी गर्मी है, ऊपर के लिए आप ज़रूर कैरी करें। श्राइन बोर्ड के द्वारा दोस्तों यात्रा मार्ग पर आपको जगह जगह पीने का पानी और छोटे मोटे स्नैक्स काउंटर प्रोवाइड करवाए गए हैं, जहां पर आप चाय, कॉफ़ी और बिस्किट वगैरह या छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रमुख जगह पर भोजनालय की भी व्यवस्था की गई है। दिन के समय दोस्तों इस पॉइंट के बाद आपको बंदरों की तादाद काफ़ी देखने को मिलेगी और आप देख पाएंगे जंगल में चारों तरफ आपको काफ़ी सारे बंदर नज़र आएंगे। आप अपने हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ या कोई और कीमती सामान मत रखिएगा। इस तरह के यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बने हुए दोस्तों, वहाँ से आप कटरा शहर का खूबसूरत नज़ारा देख पाएंगे। अगर आप रास्ते में मिलने वाले बंदरों को कुछ खाने पीने की चीज़ें देना चाहते हैं तो आप उनको बेशक दीजिए, लेकिन उनको कुछ सिखाने की कोशिश भूलकर भी मत कीजिएगा, क्योंकि उनको अपने स्टाइल में दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जय माता की, जय माता की, तो प्रेम से बोलो। हम दोस्तों अर्धकुंवारी सेक्टर पहुंचने वाले थे और धीरे धीरे अब अंधेरा भी होने वाला था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जगह जगह पर भोजनालय की व्यवस्था है। यहाँ पर आप सादा और सात्विक भोजन कर सकते हैं। अंधेरा अब पूरी तरह हो चुका है दोस्तों। अब आप अर्धकुंवारी से नीचे कटरा शहर को जगमगाते हुए देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से घोड़ा, पालकी या पिट्ठू की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पर रेट पहले से ही फिक्स किए गए हैं। इस पॉइंट के बाद दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। मेरे जो राइट साइड वाला रास्ता है ये पुराना रास्ता है जो अर्धकुंवारी भवन होते हुए जाता है, और जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये नया हिमकोटी मार्ग है। इसी पॉइंट से दोस्तों आपको दिन के समय जो इलेक्ट्रिक वैन्स चलती हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। हमारी इच्छा अर्धकुंवारी पर गर्भजून के दर्शन करने की थी, इसलिए हमने पुराने मार्ग से जाने का फैसला किया। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अर्धकुंवारी और अभी टाइम हुआ है 8:30। हमने 5 बजे चढ़ाई शुरू करी थी और हमें लगभग लगे हैं 3.5 घंटे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी रश है और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को जगह भी नहीं मिली है, ज़मीन पे सो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अर्धकुंवारी पर हमें दर्शन करने में कितना टाइम लगा और अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन तक की यात्रा हमने कैसे, कौन से मार्ग से और कितने टाइम में पूरी की, भवन पर पहुंचने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
भवन से वापसी की यात्रा हमने कौन से मार्ग से की और उस मार्ग पर कौन कौन से मुख्य पड़ाव आते हैं दोस्तों, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको हर छोटी से छोटी बात इस यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं और इस वजह से मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी आप सबको खुश रखे। जय माता दी।